जय हिंद साथियों। चलिए हम आज क्लास 9th के आपका एनसीईआरटी का साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाते हैं। इससे पहले आपको हम एनसीईआरटी क्लास 10th का साइंस का प्रश्न करवा चुके हैं। आज हम क्लास 9th का आपका क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर फर्स्ट का है। चैप्टर फर्स्ट का नाम है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका पहला पॉइंट है कि द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। मुझे यहाँ लगता है कि मिस्टेक है, यहाँ द्रव नहीं होगा, यहाँ पदार्थ होगा। ठीक है, यह आपका पदार्थ होगा। पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अगला जो है हमारे आसपास के द्रव है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लगता है, यहाँ हमारे आसपास के पदार्थ होगा। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ तीन अवस्था में विद्यमान होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है हमारे आसपास के द्रव तीन अवस्था में विद्यमान होते हैं, ये तो द्रव ही होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर द्रव नहीं होगा, पदार्थ होगा मेरे अकॉर्डिंग। जैसा आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा यहाँ पर द्रव नहीं होगा, पदार्थ होगा। ठीक है, तो पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है और हमारे आसपास के पदार्थ जो है वो तीन अवस्था में होते हैं, कुछ ठोस में होते हैं, कुछ द्रव होते हैं, कुछ गैस अवस्था में होते हैं। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है कि ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम होता है और द्रव के कणों में दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। उसको आप ध्यान रखना। देखो, आकर्षण बल का किस में अधिक होता है? देखो, ठोस में जो होता है वो कण क्या होता है, बहुत नजदीक होता है। ठीक है, ठोस में जो आपका कण होता है वो बहुत नज़दीक होता है। ठीक है, तो ठोस में आपका इसीलिए आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद आपका आता है द्रव। तो द्रव में आपका इससे थोड़ा थोड़ा दूर होगा कण इसमें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूर। तो द्रव में इससे आपका दूरी बढ़ता है, तो इसलिए आकर्षण बल आपका कम रहता है इसमें। और गैस में जो है वो आपका कण जो है बहुत दूर दूर रहता है। ठीक है, बहुत दूर दूर रहता है, तो आपका गैस में जो है वो आकर्षण बल सबसे कम होता है। इस क्रम को ध्यान रखना। ठोस में आकर्षण बल अधिक, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला पॉइंट देखते हैं। तो आपका अगला पॉइंट है कि ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान, यानी देखो आप ठोस में देखे होंगे एक कण जो दूसरे कण के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है वो कम होता है। ठीक है, अभी आपको बताए थे कि ठोस का कण बहुत नज़दीक होता है, यानी रिक्त स्थान कम होता है। ठीक है, तो रिक्त स्थान की बात करें हम तो सबसे कम रिक्त स्थान किस में होगा, ठोस में होगा। इससे ज़्यादा किस में होगा, तो द्रव में होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका द्रव में होगा और सबसे ज़्यादा आपका गैस में होगा। क्या चीज़, तो रिक्त स्थान यानी खाली जगह। गैस में कण दूर दूर रहता है। ठीक है, ये पता होगा। और गतिज ऊर्जा भी ऐसी होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी। ठोस में क्या होगा, कम, उससे अधिक द्रव में, उससे अधिक गैस में। इस बात को ध्यान रखना। अब चलते आपका अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि ठोस के लिए उनके कणों की व्यवस्थित अत्यधिक क्रमित होती है। यानी ठोस में जो कण है वो व्यवस्थित क्रम में होते हैं, जो कण जहाँ रहता है वहीं रहता है। ठीक है, एक व्यवस्थित क्रम में होता है। द्रव में क्या होता है, कणों की परत एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है। अब देखो द्रव में क्या होता है ना, लिक्विड एक दूसरे जगह जाते रहते हैं। ठीक है, फिसल सकते हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है। गैस में कण जो होता है रेंडमली वो क्या करता है, मोशन करता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, उसका कोई दिशा निश्चित नहीं होता है। इसी बात को यहाँ बताया गया है। और कह रहा है इसके कण अनियमित से विचरण करते हैं गैस में। सही, अभी पता है आपको, रेंडमली रूप से क्या होता है, गति करता है। अगला पॉइंट आपका है कि पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती है और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दाब और ताप में परिवर्तन से होता है। यानी देखो कोई ठोस है वो गैस में बदल सकता है। ठीक है, सॉरी द्रव में बदल सकता है। कोई ठोस है वो द्रव में बदलेगा और द्रव से गैस में बदलेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपका अवस्था बदलेगा, ठीक है, यानी ठोस से द्रव में परिवर्तित होगा तो उस समय आपका टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट होता है। कोई द्रव से गैस में बदल रहा है तो उस समय आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपका फेज बदलता है ना तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, यही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर। अगला आपका है कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। ये प्रश्न आपका बीपीएससी बहुत बार पूछा है, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई भी ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए भी वो सीधे क्या होते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, और इसका उल्टा क्रम होता है। ठीक है, अब ये तो क्या था कि ठोस था,
और सीधे किस में बदला था, गैस में बदला था, तो हम उसको क्या बोले थे, ऊर्ध्वपातन बोले थे। अब उल्टा पूछे आपका कि कोई भी गैस सीधे ठोस में बदल जाए उसको क्या कहेंगे, तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। यहाँ से भी प्रश्न आपका बीपीएससी में आया हुआ है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, निक्षेपण बोलते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट आपका है कि क्वथनांक की समष्टि परिघटना जिसमें समष्टि के कण का द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होता है। तो सिंपल ध्यान रखना कि जो द्रव में है क्या करते हैं, द्रव से वाष्प में, यानी जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाती है उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है वाष्पीकरण सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प में अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको वाष्पीकरण का परिभाषा बताया गया है। अब जो आपका अगला पॉइंट आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है कि वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है। यहाँ से प्रश्न आपको आगे मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न है। तो वाष्पीकरण की गति कारक किस पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। पहला आप ध्यान रखना सतही क्षेत्रफल पर, ठीक है। दूसरा याद रखना तापमान पर। तीसरा याद रखना आर्द्रता पर। चौथा याद रखना वायु की गति पर, ठीक है। आगे प्रश्न होगा आपका, आगे प्रश्न आपका ये पूछेगा कि बताओ कि सतह का क्षेत्रफल यदि हम बढ़ा दें तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, आप सोचो। तो ध्यान रखना यदि हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वाष्पीकरण का दर आपका घट जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, घटेगा सॉरी बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। अब मान लो आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको मान लो नहीं पता है कि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का दर घटेगा कि बढ़ेगा, कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो आप देखो एक प्रैक्टिकल करना, एक गिलास में पानी लेना, ठीक है, कभी आप एक गिलास में भर कर पानी लेना और उसको धूप में छोड़ दो, ठीक है। अब देखो कि कितने घंटे के बाद ये सारा पानी आपका वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। टाइम नोट डाउन कर लो और इसी पानी को क्या करो, एक चौड़ा सा थैला में रख लो, ठीक है, चौड़ा सा थैला में इसको पानी रख दो, थैला में वही पानी को, और इसमें देखो कि वाष्पीकरण करने में कितना टाइम लगता है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका समय कम लगेगा और इसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है, और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, सतह का बढ़ गया। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया तो वहाँ पर वाष्पीकरण का दर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। आगे आपका प्रश्न होगा ये, ठीक है। अब आगे ये भी प्रश्न है कि आर्द्रता बढ़ेगा तो क्या होगा, तापमान पर ले लेते हैं। तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो देखो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो आपका वाष्पीकरण का दर भी बढ़ेगा, ठीक है, वाष्पीकरण का दर भी बढ़ेगा। अब अगला है आपका आर्द्रता। तो आर्द्रता में बस उल्टा होता है, ठीक है। देखो सतही क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण दर बढ़ेगा, तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण दर बढ़ेगा, वायु की गति बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगा। लेकिन आर्द्रता आपसे पूछे कि आर्द्रता हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ध्यान रखना वाष्पीकरण का दर आपका घट जाएगा, ठीक है। आर्द्रता को हम बढ़ाएंगे ना तो वाष्पीकरण का दर घटेगा, बस इसमें उल्टा होता है। अब ध्यान रखना आगे प्रश्न आएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। फिर अगला पॉइंट है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु उपयुक्त होती है, प्रयोग होती हैं, ठीक है। यानी उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं जब किसी 1 kg लिक्विड को वह क्या करे, गैस में परिवर्तित कर दे, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। यानी जो हीट देना पड़ता है, यानी 1 kg द्रव को गैस में बदलने के लिए जो हमें ऊष्मा देना पड़ता है उसी को बोलते हैं हम गुप्त ऊष्मा। अगला आपका है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा की ऊर्जा का वह मात्रा जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कुछ मापने योग्य राशि उसके मात्रक दिया है। तो ये या तो आपको पता ही होगा, इसमें कुछ आपको ध्यान रखने योग्य नहीं है। तापमान केल्विन होता है, ऐसे मतलब पता होगा। लंबाई का मीटर होता है, ठीक है। ये आपका सहती यानी ये आपका ये है क्या कहते हैं हम, द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान। तो क्या होता है, किलोग्राम होता है। भार का क्या होता है, न्यूटन होता है, क्योंकि भार यानी वेट क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। आयतन क्या होता है, घन मीटर, ये घनत्व पता ही होगा। और दाब, देखो दाब का होता है पास्कल। ये आपका बीपीएससी एग्जाम पूछा था,
ताप का यानी आपका यूनिट पूछा था। तो ध्यान रखना प्रेशर जो होता है आपका वो आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हो जाएगा न्यूटन, एरिया का होगा मीटर, तो न्यूटन पर मीटर और इसी को बोलते हैं पास्कल, ठीक है। अब चलिए आगे कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ दिया है पॉइंट, यहाँ दिया आपको कि करा निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। अब देखो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि कैसे हम सेल्सियस से केल्विन बदलेंगे, ठीक है, और कैसे हम केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तीनों को बदलने का तरीका बताते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, C/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/180। इसको आप ध्यान रखते हैं तो आप कभी भी सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, ठीक है। इसी को बस ध्यान रखना है। यहाँ देखो 273.15 भी होता है करेक्ट में, लेकिन हम 273 ही लेते हैं लगभग में, ठीक है। अब देखो हमें अभी क्या चाहिए, सेल्सियस केल्विन चाहिए, तो बस इस दोनों को उठा लो यहाँ से। चलो उठा लेते हैं। क्या था आपका C/100 था बराबर K-273/100 था। इस 100 को काट देंगे तो क्या आएगा आपका C बराबर आ जाएगा K-273। यहाँ से देखो फॉर्मूला आ गया आपका कि यदि हमको केल्विन में दिया हो, सेल्सियस में निकालना है तो क्या करेंगे, 273 घटा देंगे। पहला आपको यही कर रहा है कि केल्विन में दिया है, सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 300 में से 273 घटा देंगे, 573 में से 273 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यदि आपको पूछे कि केल्विन सेल्सियस में दिया केल्विन बदलना है तो उसको इधर लेकर आएंगे तो क्या आएगा आपका C+273 हो जाएगा। क्या होगा, C+273 हो जाएगा। बस इसको रटने की जरूरत नहीं है, जो पहले आपको फॉर्मूला बताए थे उसी को आप ध्यान रखो, सारा ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। ना इसको रटने की जरूरत है, ना इसको रटने की जरूरत है, ठीक है। तो जो हम पहले बता दें C/100 K-273/100 बराबर F-32/180, उसको ध्यान रखो, सारा निकल जाएगा। अब देखो हमको पहला इसको बनाना है, क्या करेंगे, केल्विन में है तो 273 घटा देंगे, कितना आएगा आपका 273 करेंगे तो 27 डिग्री C आएगा। 573 में आपको 273 घटाओ, कितना आएगा आपका ये 300 डिग्री C आ जाएगा। अब ये सेल्सियस में दिया केल्विन बदलना है, क्या करेंगे, इसमें 273 प्लस कर देंगे, कितना आएगा आपका 200, ये 98, 5 3 8 सही है, 298 केल्विन आ जाएगा। अब 373 है, इसको बदलना है तो क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बदलना आसान है, इसी को ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो कभी कभी ना आपका ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपका रिलेशन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से हम उठा कर क्या करेंगे, C/100 था और F-32/180 था। अब देखो 0 0 काट दो, 2 से काटो 9 आएगा, ये 5 आएगा, तो यहाँ से हम C बराबर लिख सकते हैं क्या, 5 इधर जाएगा, तो 5/9 F-32। अब इसको मत रटो कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना, तो इसको रटेंगे नहीं, रटेंगे। अब ये इसको ध्यान रखो, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको काट खोट के ये आपका आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, आप कंफ्यूज कर जाएंगे एग्जाम में कि कौन सा है, एग्जाम में आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि 5/9 था कि 9/5 था, इसलिए इसको ध्यान रखो, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने से कणों के बीच कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले बता चुके हैं, कणों की गति क्या होगा, तेज हो जाएगा, ठीक है, गतिज क्या होगा, तेज हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, इसका क्या कार्य है। अब देखो अभी आपको बताए थे कि जो ठोस होता है ना, ठोस में क्या होता है, कण बहुत नज़दीक होता है, बहुत नज़दीक होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें आकर्षण बल अधिक होता है, यानी एक कण दूसरे कण को पकड़ के रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो आपका इसी से बन जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा कि कणों को एक साथ रखना, यानी इस आकर्षण बल का काम ही होता है कणों को पकड़ कर रखना, बांध कर रखना, ठीक है। आपका अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से ठोस के उदाहरण है। ये तो सिंपल है, किताब हो जाएगा, लकड़ी होगा, ऑप्शन डी होगा। ये सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखो क्लास 9th में आपका एनसीईआरटी के लास्ट में क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी के लास्ट में आपका क्वेश्चन बहुत कम दिया है, जो दिया है करवाएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है सारा उसी चैप्टर से बनाया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही है। अगला है कि ठोस की क्या विशेषता है। आगे आप पूरा क्लास देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ठोस की क्या विशेषता है, तो देखो ठोस में क्या होता है, आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, ठीक है, और नगण्य संपिंडता होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अब देखो ठोस है ये,
और ठोस का जो आकार है वही आकार रहेगा, आयतन जो है वही रहेगा, बदलता तो नहीं है। लेकिन द्रव में क्या होता है, अब जब द्रव में देखो तो द्रव जिस बर्तन में रखते हैं उसका आकार वही हो जाता है। जैसे इसमें रखेंगे तो द्रव का आकार वही हो जाएगा, यदि हम ऐसे बर्तन में रखेंगे तो इसका आकार वही हो जाएगा। यानी आयतन तो सेम रहता है, यानी यहाँ पर 2 लीटर यदि है वो, तो यहाँ भी क्या होगा 2 ही लीटर होगा, लेकिन आकार बदल गया। तो द्रव जो आपको कहेगा द्रव की विशेषता क्या है, तो उसमें क्या होता है, आयतन तो आपको सेम रहेगा, ठीक है, स्थिर रहेगा, लेकिन आकार चेंज होता, अनिश्चित होता है आकार, ठीक है। आगे मिल ही जाएगा आपको क्वेश्चन। अब यहाँ पर द्रव की विशेषता क्या है, तो अभी बताया आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, तो ऑप्शन सी होगा 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन आपका है कि जलचर प्राणी श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, यानी जो प्राणी जल में रहते हैं, ठीक है, जो जल में रहते हैं वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। तो देखो जल किससे बना है, तो H2 प्लस O2 H2 और O2 से क्या बना है, H2O बना है। तो अब जल तो H2O है, तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो उसी H2O में से ऑक्सीजन लेता है जो जल में रहते जीव हो, ठीक है। तो जल में घुली ऑक्सीजन लेता है सांस के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन 7 आपका है कि विसरण की दर किस में अधिक होती है। देखो विसरण की दर आपका सबसे अधिक ना गैस में होती है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, उसके बाद दर में। आपका अगला क्वेश्चन है संपीड़ितता किसकी अधिकता होती है, तो संपीड़ितता भी आपका गैस में अधिक होती है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि हमारे घरों में खाना बनाने में सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, तो एलपीजी होती है, पता होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है एलपीजी का पूरा रूप क्या है, तो क्या होगा, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपका अगला है कि वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस उपयोग करते हैं, सीएनजी करते हैं, पता होगा, बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अब देखो अच्छा क्वेश्चन अब आ रहा है आपका, ठीक है, कि तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघल कर द्रव में किस वजह से परिवर्तित होता है। तापमान बढ़ाते हैं, कर तापमान बढ़ाने पर बर्फ जो है पिघल कर द्रव बन जाता है, किस कारण से, क्या होता है, इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ने पर, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वो क्या कहलाता है। कोई भी ठोस जो है सॉलिड वो क्या बनता है, वो लिक्विड बनता है, ठीक है, कोई भी सॉलिड क्या है वो लिक्विड बनता है, तो कह रहा है उसको क्या कहते हैं, तो जिस न्यूनतम तापमान का कोई भी ठोस जो है वो लिक्विड बनता है उसको हम बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे हम, एक सेकेंड, सॉलिड बनता है लिक्विड, तो उसको बोलेंगे गलनांक, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा गलनांक। अगला आपका है कि ठोस को गलने की प्रक्रिया को में तापमान क्या होता है। अभी देखो ठोस है वो गल रहा है, तो गल के क्या बनेगा, द्रव बनेगा। अब मान लो ना आइस है, बर्फ है, वो गल रहा है, तो गल के क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है, आइस जो पिघलेगा तो जल ही बनेगा। तो इस क्रम में क्या होता है ना, अवस्था बदल रहा है, ये ठोस है, बदल रहा है, क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है। हम आपको पहले बता चुके हैं, जब कि अवस्था बदलता है तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जब अवस्था बदलता है आपका, ठीक है, फेज बदलता है तो क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये पूछ रहा है कि ठोस के गलने के क्रम में, तो ठोस गल रहा है तो गल का क्या बन रहा है, जल बन रहा है, द्रव बन रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तापमान सेम होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस उसके गलनांक द्रव में बदलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आगे हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, सारा कंसेप्ट देख चुके हैं। अगला पॉइंट आपका है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगे। अब देखो जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसी तापमान को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी क्वथनांक कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो हम लोग कंसेप्ट देखे थे थ्योरी वाले पॉइंट में कि कोई भी ठोस सीधे गैस बदलते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला पॉइंट है, आप देखो इसका उल्टा पूछ रहा है आपका कि कोई भी गैस जो है वो सीधे ठोस में बदलेगा। अभी हम क्या बताए थे,
कि कोई भी ठोस जो है वो सीधे गैस में बदलते हैं उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और उल्टा उसका पूछे कि गैस से सीधे ठोस में बदलता है उसे हम बोलते हैं निक्षेपण। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला पॉइंट है कि दाब के बढ़ाने और ताप घटाने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई गैस है, उसमें क्या करते हैं, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो क्या होगा, ये गैस आपका ना लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, ये जो आपका गैस है वो लिक्विड बन जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गैस द्रव में बदल सकती है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। ये प्रश्न बीपीएससी बहुत बार पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि क्वथनांक से कम तापमान, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, तो लिक्विड वो क्या होता है, वाष्प में बदल रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम वाष्पीकरण। ऑप्शन ए होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में वाष्पीकरण के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो जल को खुला छोड़ने पर जल वाष्प में बदलना, ये भी है। गीले कपड़े का सूखना, ये भी वाष्पीकरण का कारण होता है। हवा में पसीना सूखना, ये भी वाष्पीकरण का कारण होता है। ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, वाष्पीकरण की गति निम्न कारणों पर निर्भर करता है। ये भी हम लोग पॉइंट पहले देख चुके हैं, किस पर करता है, तो आपको बता चुके थे, सतही क्षेत्रफल पर, तापमान पर, वायु की गति पर और आर्द्रता पर। ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका है कि वायु में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले बता चुके हैं कि यदि आपका आर्द्रता बढ़ता है तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वाष्पीकरण कम होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में पसीना सुखाने पर शीतलता महसूस होती है, इसका कारण क्या है। तो अभी देख रहे थे कि पसीना सूखना कौन सा क्रिया है, तो वाष्पीकरण है। ऑप्शन ए होगा वाष्पीकरण। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूती कपड़े पहनने से वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सूती कपड़ा में क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। इसी कारण से हमें गर्मी में कहता है सूती वस्त्र पहनने के लिए, क्योंकि वो ठंडा महसूस होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि सतह क्षेत्रफल क्या कर रहा है, सतह क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण क्या होगा। पहले बता चुके हैं, आपको एग्जाम्पल लेकर बता चुके हैं कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा, आपका ये भी बढ़ेगा। तो आपका ऑप्शन बी होगा, ज़्यादा होगा यानी बढ़ेगा। फिर आपका अगला है तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पहले बता चुके हैं, बढ़ेगा। तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण दर क्या होगा, बढ़ेगा। आपका अगला क्वेश्चन है वायु की गति बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। ये भी आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पहले कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था, यानी एलिमेंट जो है उसके लिए प्रतीक का प्रयोग किया था। तो ये होगा आपका डाल्टन। ठीक है, डाल्टन जो है वो पहली बार आपका प्रतीक का प्रयोग किया था। लेकिन अभी जो हम लोग देखते हैं सिंबल, जैसे आपका हाइड्रोजन का H है, ठीक है, ऑक्सीजन का O है, तो जो आपका ना सिंबल है अभी, वो सिंबल आपका कौन दिया है, ये दिया आपका वर्जिलियस। ठीक है, वर्जिलियस दिया है। लेकिन सबसे पहले तत्वों में सिंबल का प्रयोग आपका ये डाल्टन ने ही किया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए होगा। आपका अब देखो क्वेश्चन है, ठीक है, ये यहाँ से आपका नहीं चैप्टर फर्स्ट समाप्त हुआ। अब आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, और चैप्टर 2 का ना पहले आपका क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 का प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो विलयन की सांद्रता का परिचलन कीजिए। अब आपको हम इंग्लिश में समझते हैं, क्योंकि इसमें विलय, विलायक, विलयन, इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखो हम भी जो है, मैं भी जो है ना, मैं भी आपका ना इंग्लिश मीडियम से ही साइंस पढ़ा हूँ। ठीक है, 12th में इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। मुझे साइंस के लिए, मैथ के लिए लैंग्वेज में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है, तो मैं इसको इंग्लिश में समझा सकता हूँ। कह रहा एक विलयन है, यानी एक सोल्यूशन है आपका। ठीक है, एक सोल्यूशन है। इसमें कह रहा 320 ग्राम जो है विलायक है, तो विलायक को बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो क्या है, 320 ग्राम सॉल्वेंट है। और कह रहा इसमें सॉल्वेंट क्या है, जल है, सॉल्वेंट के रूप में जल है। कह रहा 40 ग्राम साधारण नमक में विलय है, 40 ग्राम साधारण नमक। ठीक है, यानी नमक क्या है आपका, ये विलय है। तो विलय मतलब क्या होता है, सॉल्यूट होता है। ठीक है,
तो सॉल्यूट कितना दिया आपको, ये 40 ग्राम दिया है। तो कह रहा है कि इस सॉल्यूशन यानी इस विलयन का सांद्रता क्या होगा, ठीक है, सांद्रता क्या होगा, सिंपल है करा, यानी इसमें सिंपल आप सोचिए, करा विलयन की सांद्रता क्या है, तो उसमें ये सोचो कि इसमें सॉल्यूट कितना परसेंट है, बस इसमें सॉल्यूट कितना परसेंट है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूट किसको बोलते हैं, तो जिसका मात्रा कम होता है वो सॉल्यूट होता है। यहाँ तो दिया ही है 40 ग्राम है नमक, तो वो सॉल्यूट तो नमक ही है, लिख भी दिया है। सॉल्वेंट क्या है, 320 ग्राम है, वाटर है। तो सॉल्यूट कितना है आपका, चलो पहले सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन कितना है। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों शामिल होगा। तो 320 ग्राम आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और आपका 40 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। तो टोटल सॉल्यूशन आपका कितना गया, 360 ग्राम हो गया। और इसमें सॉल्यूट कितना है, यानी विलय कितना है, तो ये है आपका 40 ग्राम, ठीक है। तो आप देख लो कि ये 40 ग्राम है, टोटल आपका विलयन है 360 ग्राम, ये इसका कितना परसेंट है, वही इसका सांद्रता हो जाएगा, ठीक है, वही इसका सांद्रता हो जाएगा। तो सांद्रता क्या निकाल लें तो हम क्या करेंगे, 40 बटे टोटल कितना होगा, 360 होगा, गुने आप 100 कर दो, यही आपका विलयन की सांद्रता हो जाएगा, ठीक है। उसको आप 0 काट देंगे तो आपका आएगा 9 चौक 36, यहाँ पर आपका आएगा 100 बटे 9 आएगा, भाग देंगे तो आपका 9 का 9, 9 का 9, फिर आपको यही आएगा आपको, ठीक है, 11.11%, ठीक है, इतना आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जैसे आपका प्रश्न जहाँ से आता है, जैसे आपका विलयन है तो प्रश्न आपका ऐसे आता है कि प्रश्न ऐसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण विलयन का नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको उसका गुण को जानना चाहिए। तो पहला पॉइंट देखते हैं आपका कि विलयन एक क्या है, समांगी मिश्रण है। अब देखो समांगी मिश्रण क्या होता है, तो समांगी मिश्रण यानी हेमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो हेमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें आपका जितने भी कंपोनेंट है, जिस सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट है, उन सभी कंपोनेंट क्या क्या होता है, समान रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। मान लो उसमें कि आप पानी और चीनी का क्या बनाए, मिला दिए, उसको शरबत बना दिए, और उसमें से कहीं भी ना, कहीं से भी पानी थोड़ा सा ले लो, ठीक है, उसमें चीनी की मात्रा, और कहीं से और उठा लो आप पानी, उसमें चीनी की मात्रा ना सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं हेमोजीनियस, ठीक है, यानी मिक्सचर पूरा मिला हुआ होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण का कोई उदाहरण बताओ। तो विषमांगी मिश्रण ना आप देखो, जैसे आप कंकर ले लो, ठीक है, कंकर ले लो और उसमें आप बालू ले लो या पानी ले लो, ठीक है। तो बालू और कंकर का मिश्रण कैसा है, तो विषमांगी है, क्योंकि आप कहीं से ना समान मात्रा उठाएंगे, उसमें देखेंगे तो जरूर नहीं है कि हर जगह कंकर और आपका बालू एक ही समान हो, कहीं अधिक होगा कहीं कम होगा, तो ये होता है आपका विषमांगी मिश्रण। तो दोनों आप समझ गए। तो विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है। विलयन के कण का व्यास कितना होता है, तो याद रखना 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम पर मैं ऐसा देता आपका एग्जाम में 10 के पावर 9 मीटर से छोटे होते हैं, क्योंकि 1 नैनोमीटर 10 के पावर 9 मीटर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक विलयन कण का जो आपका व्यास होता है वो 10 के पावर 9 मीटर से कम होता है, और ये आँख से नहीं देख सकते हम, खाली खुला आँख से, ठीक है। आपका अगला पॉइंट है, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि वो बहुत छोटा होता है, जिसके कारण से विलयन के कण से गुजरती है तो प्रकाश की किरणें को फैलाती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि विलयन प्रकाश की किरणों को क्या करती है, फैलाती है या नहीं फैलाती है, तो नहीं फैलाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट आप ध्यान रखना, आगे सारे प्रश्न आएगा, इसमें और बहुत प्रश्न शामिल किए हैं आपको। अगला पॉइंट है कि छानने की विधि द्वारा छानने की विधि द्वारा विलय की कणों को, विलय मतलब सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट विलयन में से पृथक नहीं किया सकता है, यानी छानने की विधि से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं कि विलयन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम निलंबन का गुणधर्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि निलंबन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, या ऐसा आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण निलंबन के में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं निलंबन क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। आपको बता दें कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
तो उसमें बता देते आपका कि यानी सब जगह मात्रा क्या होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है। जैसे अभी बताते आपको कि कंकर और बालू का मिश्रण, तो कहीं भी उठाओ तो समान नहीं रहेगा, बालू और कंकर ये विषमांगी मिश्रण है, तो निलंबन भी एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँख से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणें को फैला देते हैं। अब देखो ये भी क्या है, इसका प्रॉपर्टीज है कि निलंबन क्या करते हैं, तो प्रकाश की किरणें को फैला देते हैं, जबकि विलयन नहीं फैला रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं आपका अगला पॉइंट, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट आपका है कि जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे और बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होते हैं, ठीक है, जबकि विलयन क्या था, अस्थायी था। छानने विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक कर सकते हैं, जबकि विलयन में क्या था, उसको अलग नहीं कर सकते छानने विधि से, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। आपका अगला है कोलाइड विलयन क्या है। कोलाइड विलयन क्या है पूछ सकता है एग्जाम में। तो कोलाइड विलयन का विशेषता आप ध्यान रखना, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। विलयन निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है, यानी कोलाइड विलयन जो होता है वो निलंबन की अपेक्षा क्या होता है, उसका कण छोटा होता है। यही कारण है कि मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, समांगी यानी हेमोजीनियस हमको दिखाई देता है, लेकिन वो रियल में क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। तो कोलाइड आपका रियल में क्या होता है, तो विषमांगी होता है, यानी हेट्रोजीनियस होता है, जैसे दूध, ठीक है। तो दूध क्या है, तो दूध कोलाइडी विलयन का एक उदाहरण है। याद रखना, आपके आगे प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन सा कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, तो दूध क्या है, दूध आपका यानी मिल्क क्या है, तो मिल्क कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन देता है आगे, यहाँ पर हम क्यों लिए इस पॉइंट को, यहाँ पर देखो, यहाँ से प्रश्न बनता है आपका, ठीक है। जो पॉइंट आपको दिखाते हैं उसी को पढ़िए। यहाँ देखिए करा कि प्रकाश की किरणें का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाते हैं, ठीक है। जब सॉल्यूशन से यानी प्रकाश की किरणें को फैल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव मानव वैज्ञानिक ने उनकी खोज की थी, ठीक है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने उसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरणें आती है तो वहाँ एक टिंडल प्रभाव देखे जाते हैं। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका ये कोलाइडी विलयन है उसमें टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देख लो, आगे एक पॉइंट यहाँ पर है, कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ये प्रश्न आ सकते एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं, तो कॉपर सल्फेट। यहीं से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। जो प्रश्न बनता है यहीं से पॉइंट से उठाकर प्रश्न बना देते हैं। आगे है कि दूध तथा पानी के मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। अब ये भी ध्यान रखना आपको, ये भी तो पूछ सकता है ना कि कौन सा मिश्रण जो है, कौन जो है वो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो आपको याद रखना है दूध और पानी जो है वो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, जबकि कॉपर सल्फेट टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो हमको शामिल किए हैं, बस यही दिखाने के लिए आपको शामिल किए थे, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनता है, ठीक है। अब चलो आपको आगे देखते हैं। हाँ, ये पॉइंट देखो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्या है तो बताते हैं आपको। प्रश्न आपको ऐसे पूछता है एग्जाम में, जैसे आपका, जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका फोम है, ठीक है। तो क्या फोम किसका उदाहरण है, यहाँ देखो क्या है, परीक्षित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम, यानी गैस जो है वो द्रव में प्रक्षेपित हो जाते हैं तो फोम बनता है। द्रव जो है वो द्रव में प्रक्षेपित होते तो इमल्सन बनता है। ठोस जो है वो द्रव में प्रक्षेपित होता तो सोल बनता है। गैस जो है वो ठोस में प्रक्षेपित होता तो फोम बनता है। द्रव ठोस में प्रक्षेपित होता तो जेल बनता है। ठोस में होता तो ठोस सेल बनता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल ना एग्जाम में पूछते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लेना। अब देखते हैं आपको हम कोलाइडी विलयन का यहाँ गुणधर्म देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। कोलाइडी विलयन क्या होता है, तो यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। यह क्या होता है, विषमांगी होता है, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि यह पृथक रूप से आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, ठीक है, तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। अब देखो यहाँ भी ध्यान रखना आपको कि कोलाइड जो होता है वो क्या करते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं, ठीक है। अगला है कि जब इसके शांत छोड़ दिया जाता है तब ये तल पर कण बैठ जाते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। छानने विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना।
किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा उसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या में 100 से अधिक है। इनमें 92 तत्व प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व क्या है, ठोस है। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस अवस्था में है और 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। ठीक है, और आपका गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के ताप पर से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में ले सकते हैं। ये कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट था, वहाँ से आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है। अब यहाँ पर देखो मिश्रण और यौगिक में अंतर दिया हुआ है। ठीक है, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है यहाँ पर आपको दिया गया, उसे देख लीजिए। देखो मिश्रण क्या होता है, तो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी एक यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तत्व क्या है, तो तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, जबकि यौगिक नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। इसमें यौगिक में मिश्रण में क्या होता है, उसमें उपस्थित कणों के गुणधर्मों को दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से इसमें भिन्न होते हैं। किसमें, यौगिक में। इसमें क्या होता है मिश्रण में, तो घटकों के भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक कर सकते हैं। किसमें, मिश्रण में। घटकों, यौगिक में क्या होता है, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक कर सकते हैं। तो ये आपका अंतर है दोनों में। ठीक है, ये दोनों आपका अंतर है मिश्रण और यौगिक में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। अब आपका है चैप्टर 2 का, जो चैप्टर का लास्ट में रहता है आपका कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसको हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न आपके यहीं से बनता है। पहला पॉइंट आपका है कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ यानी तत्व या यौगिक किसी भी का अनुपात में मिलते हैं। यानी मिश्रण क्या होता है, एक से अधिक पदार्थ मिलकर आपका मिश्रण का निर्माण होता है। अगला है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थ को पृथक किया जा सकता है। अगला है कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। पहले हम लोग देख चुके हैं। विलयन के बड़े अवयवों को विलायक कहते हैं और तथा छोटे को विलयक कहते हैं, पहले बता चुके हैं। जिसकी मात्रा अधिक होते हैं उसको विलायक कहते हैं, यानी सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, और जिसकी मात्रा कम होते हैं उसे विलायक कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, सॉरी उसे विलय कहते हैं। सॉल्यूट कहते हैं, विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। तो जिसकी मात्रा अधिक हो, ठीक है, किसी सोल्यूशन में जिसका मात्रा अधिक हो वो सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे मान लो आप चीनी और पानी का घोल बनाते हैं, आप शरबत बनाते हैं, तो उसमें क्या है, पानी अधिक है तो पानी सॉल्वेंट हो गया, और इसमें चीनी कम है तो चीनी क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ठीक है, ये पॉइंट देख लिए। अगला है कि विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। क्या कह रहा है, विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलयन की सांद्रता क्या होता है, तो उस इकाई आयतन में, यानी जो आपका कुल सॉल्यूशन है उसमें उपस्थित विलय के द्रव्यमान या आयतन को कहते हैं। ठीक है, यानी सिंपल बात समझिए, विलयन की सांद्रता को किसको कहते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट कितना परसेंट है, चाहे द्रव्यमान में हो चाहे आयतन में हो, उसी को हम बोलते हैं क्या, विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता कहेगा निकालने के लिए, तो आप क्या लिखना, ऊपर में देना मास ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और गुने 100 कर देना, ये आपका आ जाएगा यानी विलयन की सांद्रता। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है कि वह पदार्थ जो विलायक यानी सॉल्वेंट में घुलनशील आंखों से देख सकते हैं वो निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, पहले हम लोग देख चुके हैं। क्लोराइड एक विषमांगी मिश्रण है, उसके कण का आकार छोटा होता है, उन्हें सरलता से नहीं देख सकते हैं, किंतु यह बड़ा है कि यह प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम है। ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं पॉइंट। ठीक है, सारा। अगला है शुद्ध पदार्थ या तत्व। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसमें रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से निर्मित होता है। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। तत्व यानी
हम लोग पहले इस ये भी देख चुके हैं आपका, यानी यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। पहले हम लोग यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर देख चुके हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। यौगिक के गुण जो होता है उसमें निहित जितने भी तत्व होता है उससे भिन्न होता है, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुण धर्म को दर्शाते हैं। अब चलिए उससे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही लास्ट में आपका दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। पहले आपको बता चुके हैं टिंडल प्रभाव को कौन दर्शाता है, तो क्या था, दूध क्या था, दूध और पानी क्या था कि टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। कॉपर सल्फेट का विलयन क्या है, ये आपका टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर 2 से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है कि विषमांगी मिश्रण क्या है। पहले बता चुके हैं विषमांगी मिश्रण यानी मिश्रण जिसकी बनावट क्या हो, असमान हो, वो क्या होता है, विषमांगी होता है, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें आपका मिश्रण का बनावट अलग होता है। जैसा आप एक एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो, जैसा आप एक एग्जाम्पल ले लो आपका, यानी कंकड़ और बालू ले लो, ठीक है। वो दोनों का मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण है। क्योंकि हम कहीं से समान से निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो समान नहीं रहेगा, आपको अनुपात यानी कंकड़ और बालू का अनुपात सब जगह सेम नहीं रहता है, इसी को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो नमक और सल्फर, जल और तेल का मिश्रण, क्योंकि दोनों मिलता नहीं है बराबर रूप से। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, आपका ऑप्शन डी होगा सभी। आपका अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से विलयन को छांटिए। विलयन कौन कौन सा है, तो देखो नींबू पानी ये भी क्या है, विलयन है। सोडा जल ये भी विलयन है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन ये भी क्या है, विलयन है। ऑप्शन डी होगा सभी। अगला आपका है कि विलयन में कौन से भाग होते हैं, तो आपको बता चुके हैं क्या होते हैं, विलायक होते हैं यानी सॉल्वेंट होते हैं, और क्या होते हैं, विलय होते हैं यानी सॉल्यूट होते हैं। तो विलायक सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जिसकी मात्रा क्या हो अधिक वो सॉल्वेंट होता है, और सोल्यूशन में जिसकी मात्रा कम होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो आपका कौन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। अगला आपका है कि विलयन में विलायक कौन से होते हैं। अभी आपको पता है कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्वेंट कौन होता है, तो सॉल्वेंट कौन होता है, जो जिसकी मात्रा क्या हो अधिक होता है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अगला है कि विलयन में विलायक की मात्रा, विलयन क्या करा क्वेश्चन कि विलयन में विलायक की मात्रा कितनी होती है, सॉरी तो क्या करा, विलायक यानी सॉल्वेंट पूछ रहा, सॉल्यूट पूछ रहा, सॉरी विलयन में सॉल्यूट। तो सॉल्यूट किसे कहते हैं, तो जिस विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो क्या होगा, ऑप्शन सी बी होगा, कम होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि चीनी और जल के विलयन में विलय कौन है, विलय मतलब सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट कौन है, तो कौन कम होगा बताओ। चीनी और जल को मिलाएंगे इसमें कौन कम रहेगा, चीनी होगा कम, स्वाभाविक है। तो चीनी क्या होगा, सॉल्यूट हो जाएगा, जल क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वायु में विलायक कौन सा होता है। अब देखो विलायक मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखो लो वायु में किसकी मात्रा सबसे अधिक होता है, नाइट्रोजन की मात्रा क्या होता है, सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि विलयन की कणों का व्यास कितना होता है। पहले हम लोग देख चुके हैं 10 के पावर 9 मीटर से क्या होता है, कम होता है, यानी 1 नैनोमीटर से कम होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश के किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। क्या करें, छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो ये प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले बता चुके हैं। अगला आपका है कि विलयन में मौजूद विलय की मात्रा यानी किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर विलयन को कौन से प्रकार के होते हैं। देखो तो ये 3 प्रकार होते हैं, तनु होते हैं, सांद्र होते हैं, संतृप्त होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा।
यहाँ पर देखो, हम तनु विलयन किसे कहेंगे, शांत विलयन किसे कहेंगे, ठीक है। देखो तनु विलयन, तो तनु विलयन किसे कहेंगे, तो देखो ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, सॉल्यूट की मात्रा, ध्यान रखो, सॉल्यूट की मात्रा जो होते हैं वो आपका, एक सेकेंड, तनु तनु में आपका सॉल्यूट की मात्रा जो होते हैं वो आपका सॉल्वेंट से कम होते हैं, ठीक है। तो उस विलयन को हम बोलते हैं क्या, तनु विलयन है। और एक होता है सांद्र, क्या होता है आपका सांद्र, तो सांद्र इन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो सांद्र सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसमें आपका सॉल्यूट जो होता है वो आपका सॉल्वेंट से अधिक होता है, ठीक है। तो उस विलयन को हम बोलते हैं सांद्र विलयन, ठीक है। और एक आता है संतृप्त, ठीक है, क्या होता है, संतृप्त होता है। तो संतृप्त विलयन तो पहले जान चुके हैं, संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो वैसा सॉल्यूशन यानी वैसा विलयन जिसमें कि निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर किसी सॉल्यूट को अधिकतम मात्रा में घोल सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका सॉल्यूट नहीं घुलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। एक बार और सोचिए, संतृप्त यानी सैचुरेटेड विलयन किसको कहते हैं, तो ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर सॉल्यूट को अधिकतम मात्रा में घोल सकते हैं, उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला आपका है कि सांद्र विलयन की तुलना में, सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है। अभी आपको पता है, कर सांद्र विलयन के अपेक्षा तनु विलयन में जो आपका विलय है यानी सॉल्यूट है वो इसकी मात्रा क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, कम होता है उसमें। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। सांद्र में सॉल्यूट ज़्यादा होता है और तनु में सॉल्यूट कम होता है, ठीक है, सांद्र में ज़्यादा तनु में कम। अगला है कि सांद्र विलयन, फिर आ गया आपका सांद्र विलयन यानी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, तो किसकी मात्रा अधिक होती है, तभी आपको बता देते थे किसकी होती है, विलय की मात्रा अधिक होती है सांद्र में, यानी सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट से क्या होती है, अधिक होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। अगला है एक निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुल सकते हैं तो उस विलयन को क्या कहेंगे। आपको थोड़ा देर पहले एक परिभाषा बताए थे संतृप्त विलयन का, ठीक है, संतृप्त विलयन का एक परिभाषा बताए थे कि उसमें क्या होता है, एक निश्चित तापमान पर अधिक मात्रा में सॉल्यूट को घोल सकते हैं और उसके अधिक तापमान पर हम उसको सॉल्यूट नहीं घुलता है। यही कह रहा है कि निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है उस विलयन को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है एक विलयन में विलय पदार्थ यानी सॉल्यूट की मात्रा असंतृप्तता से कम हो तो उस विलयन को क्या कहेंगे, उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। देखो तो विलयन की मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा, तो यानी सिंपल समझिए कि टोटल सॉल्यूशन में आपका, ठीक है, सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन का कितना परसेंट है उसी को बोलते हैं सांद्रता, विलयन की सांद्रता। या दूसरे भाषा में ये भी कहते हैं कि विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा, दोनों सांद्रता की परिभाषा है, ठीक है। तो आपका ए और बी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन सी होगा। अगला आपका है कि विलयन की सांद्रता, अब वो क्या कर रहा है, विलयन यानी सॉल्यूशन की सांद्रता को दर्शाने के लिए कौन सी विधि है। पहला विलय की द्रव्यमान बटे विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत, बिल्कुल सही है, क्या बोले। सेकेंड है विलय यानी सॉल्यूट की द्रव्यमान बाय विलयन का आयतन प्रतिशत। देखो द्रव्यमान में हो चाहे आयतन में हो, दोनों में आपका इसको सांद्रता ही कहेंगे, ठीक है, पहले बता चुके थ्योरी वाले पार्ट में। विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, तो तीनों आपका सांद्रता की क्या है, परिभाषा है यानी फार्मूला है, कह सकते हैं, ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोलाइडल विलयन कौन से होते हैं,
यानी कोलाइडल विलयन जो है, यानी कोलाइड विलयन जो है वो कर आपका कौन से है? विषमांगी मिश्रण होते हैं, कणों का आकार छोटा होता है, प्रकाश की किरणें को फैला देता है। तो सभी इसका क्या है? विशेषता है, हम लोग पहले देख चुके हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। फिर आपका अगला है टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव क्या है? ये क्या करता है? प्रकाश की किरणें को फैला देता है, ठीक है, इसी को टिंडल प्रभाव करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 9 है कि निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव कौन करता है? फिर आपका क्वेश्चन आ गया, दूध आपको बताए थे, दूध क्या करता है? टिंडल प्रभाव का, यानी वो क्या करता है? वो दूध में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है, यानी दूध टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, कह सकते हैं ऑप्शन ए होगा। अगला आपका है कि किस विधि द्वारा कोलाइड विलयन से कणों को पृथक किया जा सकता है? किस विधि द्वारा हम कोलाइड विलयन से कण को अलग कर सकते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, अपकेंद्रीय तकनीक के द्वारा। आपका अगला है कि कोलाइड्स के उदाहरण कौन से हैं? देखो, बादल भी है, दूध भी है, पनीर भी है, सभी होगा। आपका अगला है, बादल कैसे कोलाइड का उदाहरण है? बादल जो है वह कैसे कोलाइड का उदाहरण है? ये देखो, ठोस में द्रव का विलयन, का उदाहरण है, ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे। अगला है कि कौन सी तकनीक से रंग वाले यानी डाई को नीले या काले की स्याही से पृथक कर सकते हैं? ये इसका विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, उस विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला आपका एक क्वेश्चन 15 है कि नमक और कपूर को मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? तो कपूर में कौन सा विधि कार्य करता है? ऊर्ध्वपातन काम करता है, आपको पता होगा, ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन विधि से हम अलग कर लेंगे। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला आपका है कि काली स्याही में अलग अलग रंग की डाई को कैसे पृथक करेंगे? तो अभी हम लोग देखे थे क्रोमेटोग्राफी से, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका है कि वायु से गैस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वायु से गैस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके, प्रेशर क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे, संपीड़न या ठंडा करके, बातें किए प्रवाजी आसवन विधि द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस विधि द्वारा अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त कर सकते हैं? शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण विधि। किस विधि से? क्रिस्टलीकरण विधि से। अगला है कि भौतिक गुण कौन कौन से हैं? भौतिक गुण कौन है? तो रंग, घनत्व क्या है? भौतिक गुण है। कठोरता, दृढ़ता क्या है? भौतिक गुण है। क्वथनांक, द्रव्यमान क्या है? भौतिक गुण है। तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है आपका, जल और खाना पकाने वाले तेल में क्या गुण अलग है? तो दोनों में रासायनिक गुण आपका अलग है। अगर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 आपका कि मोमबत्ती के जलने की क्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? अब देखो, ध्यान रखना, ये मान लो आपका मोमबत्ती है, तो कह रहा मोमबत्ती की जलना में कौन सा परिवर्तन होता है? तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है, ठीक है। जब देखो आपको क्या कहा कि मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है, मोमबत्ती जल रहा है, तो उसमें जो एक देखेंगे आप सूत रहता है, धागा, वो जलता रहता है, वो तो धागा तो आपका खत्म हो गया जलकर, तो उस समय हम कहेंगे ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। क्या मोमबत्ती की जलना कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना पूछे आपसे, ठीक है, ये कैसा परिवर्तन है? तो ये है आपका भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये दोनों परिवर्तन आपका इसमें दिखाई देता है मोमबत्ती के जलने के क्रम में। तो आपका ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी दोनों। अगला आपका है कि शुद्ध पदार्थ कौन से हैं? शुद्ध पदार्थ कौन से प्रकार हैं? तो शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक में उसको बांटते हैं शुद्ध पदार्थ को, तो ऑप्शन डी होगा, 1 और 2 दोनों। आपका अगला है, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट बॉयल ने किया था, ठीक है। सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग 1661 ईस्वी में आपका रॉबर्ट बॉयल ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 आपका है, क्वेश्चन है कि उपधातु कौन सी है? तो सिलिकॉन और बोरॉन क्या है? उपधातु है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन आपका है कि जब 2 या 2 से अधिक
तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ये था आपका चैप्टर 1। ध्यान रखना, क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर 1 एंड 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रश्न आपका ज़्यादा है इसलिए हम 2 ही चैप्टर को शामिल किए हैं। अगले क्लास में कोशिश करेंगे आपका कि जितना हो सके उतना चैप्टर को इंक्लूड करके आपको ये सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा दिया जाए, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको भी देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न आपके आते हैं। तो आप लोग इस क्लास को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।